नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो घटना चक्र का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें ये आपका 4th क्लास है और इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने महाजनपद तक का टॉपिक कवर किया है। क्योंकि ये चैप्टर वाइज में घटना चक्र करवा रही हूँ। अगर आप सभी को घटना चक्र पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर, और इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। तो वो जो शासन था नंद वंश का था, यानी कि सिकंदर के जो हमला हुआ था उससे पहले नंद वंश का शासन था। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, यानी कि सिकंदर के समकालीन था। तो वो था धनानंद, जो है सिकंदर के समकालीन थे, धनानंद। ओके। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ा दिया, और कारण इसमें दिया हुआ है आर कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो यहाँ नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर को क्या करना है, चुनना है। तो इसका देखिए अगर सही उत्तर, तो ये जो कथन एक दिया हुआ है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था, तो ये कथन सही है। लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये कारण जो है गलत दिया हुआ है, यानी कि कथन ए सही है, यानी कि ए तथा दोनों सही है तथा ये नहीं होगा। आगे देखेंगे ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है उसकी व्याख्या सही उत्तर नहीं है। इस तरह आंसर करेंगे। अगर वीडियो का क्वालिटी अगर ठीक लग रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी इसका बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है कि युद्ध में भूमि बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियां ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो ये सिकंदर के विरुद्ध स्त्रियों ने जो शस्त्र धारण किए थे वो था मत्संग, जो कि असमक की राजधानी हुआ। असमक जो है असमक गणराज्य के ये राजधानी था मत्संग, जो कि सिकंदर के विरोध में स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ 5 है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो ये बात सही है कि उस समय केंद्रीय सत्ता नहीं था, और उसकी फौज बेहतर थी, तो ये भी सही है, और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, तो ये भी सही है। वो एक अच्छा प्रशासक था, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 1, 2 और 3 देखें तो सही है सिकंदर की सफलता का कारण। तो बी आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और तथा 3। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि उस वीर राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो हो जाएगा पुरु, यानी कि पोरस। पोरस जो थे वो सिकंदर से पराजित हो गए थे, लेकिन सिकंदर उससे प्रसन्न होकर, यानी कि एक वीरता की तरह पोरस ने उनसे युद्ध किया था सिकंदर से, तो इसी से वो प्रसन्न होकर उन्हें अपने मित्र बना लेते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो नियाकश और अनेसिक्रिटस और ओरियोस्टोबुलियस जो थे ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे, लेकिन डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। ये जो डायमेकस है एंटिओकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सी सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है यहाँ पे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और ये देखिए 66 बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसे ध्यान में। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो वो हो जाएगा मौर्य जो है सबसे पुराना है। और यहाँ पे मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है और इसका समय काल यहाँ पे बताया गया 321 से 184 ईस्वी पूर्व। और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये आप सभी को पता होगा। और इसके बाद कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। तो ये सबसे क्या हुआ, पुराना राजवंश हो गया इस ऑप्शन के अनुसार। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? तो वो हो जाएंगे विशाख दत्त, जिसने विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसके सेंटोकट्स कहा गया था? यानी यूनानी लेखक जस्टिस के द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था? तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है यूनानी लेखक जस्टिस के द्वारा। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो वो किए थे विलियम्स जोन्स ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सेंट्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो उसे ध्यान में पढ़ें। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, आप सभी को पता है, और चाणक्य भी कहा जाता है। तो इनके दो नाम और हैं, क्या नाम है? विष्णुगुप्त और चाणक्य। जो कौटिल्य जो थे प्रधानमंत्री वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इसे ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के द्वारा, मतलब विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे कि ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। किसने? ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक के उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पगखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की सभ्यता चाणक्य से ली जाती है। पुराणों में उसे द्विस्वर्ग यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम से हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट। इसके अनुसार मतलब कि क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे इसके व्याख्या किए गए हैं, तो आप सभी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या होगा? तो यहाँ पे विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो वो कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है ये आर्थिक संबंध पर आधारित है, शासन कला के सिद्धांतों और अभ्यास पर है, और विदेश नीति। तो देखें तो बहुत सारे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी कि उपयोग में से एक से अधिक जो है सही इसका आंसर होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का एक है, तो क्या हो जाएगा? शासन के सिद्धांत की ये एक पुस्तक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो वो था मित्र, उसका 7वां अंग। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ये जो प्रश्न नंबर 15 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे अच्छे से देखेंगे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं?
तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप क्या होता था कि अगर किसी को दंड मिलता है तो दंड में उसे दास बनने का दंड मिल सकता था। तो ये तो सही है। और स्त्री दास अपने मालिक के सरसंग से पुत्र जनकर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। कहने का मतलब कि अगर कोई स्त्री दास है तो उससे अगर कोई मालिक का उसका पुत्र अगर जन्म लेता है तो क्या होता था कि वो जो दास रहती थी उसे क्या होता था, उसे मुक्ति मिल जाती थी, यानी कि कानूनी तौर पर उन्हें मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन ऑप्शन अगर 3 देखते हैं तो यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। कानूनी हक मिलता था तो ये क्या होगा कि नहीं मिलता था, कानूनी हक उन्हें नहीं मिलता था। तो यहाँ देखेंगे तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा और ऑप्शन 3 जो होगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये IAS प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो मैकियावेली प्रिंस से उसकी तुलना की जा सकती है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि बिंदुसार ने क्या किया था, बिंदुसार के शासनकाल में क्या था, अशोक ने अवंती महाजनपद जीत लिया था और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसे पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये जो बना था लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये पाटलिपुत्र का था बुलंदी बाग प्राचीन स्थान। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त ने उसे प्राप्त। क्वेश्चन है यहाँ पे, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पहली बार मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे जीता था। प्रश्न यहाँ पे, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह मतलब प्रमाणित होता है, तो किससे प्रमाणित होता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से हमें ये प्रमाणित मिलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो उस जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये साक्ष्य मिलता। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान प्रशासक नियुक्त किया गया था, यानी कि सिकंदर ने सिंध एवं अफगानिस्तान वाला क्षेत्र सेल्यूकस को दिया हुआ था, प्रशासक नियुक्त किया था। तो कह रहा है कि सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या हुआ था, सेल्यूकस पराजित हो गया था। से ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को तो 305 ईस्वी पूर्व में उसे पराजित किया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो हो जाएगा अशोक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो वो हो जाएगा द्वितीय मुखी शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। और तो ऑप्शन बी इसका सही। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग निर्माण करवाया था, तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग निर्माण जो करवाया था वो अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, तो देव नाम प्रिय की उपाधि से हमें ये
प्रमाण मिलता है कि उसने उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र में की गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो वो जो मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे वो थे अशोक ने अपनाया था, और दशरथ, ये यानी अशोक के जो पोता था, पौत्र दशरथ, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाए अनुयायी थे। लेकिन चंद्रगुप्त और बिंदुसार की बात करें तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रजुक थे। तो रजुक मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे, तो उसे रजुक कहा जाता था। यानी कि मौर्य शासन काल में अधिकारी जो हुआ करते थे उन्हें रजुक कहते थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा करते थे, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और ये 2008 यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन में भाग नहीं था? तो वो हो जाएगा अग्रहारिक। ठीक है। सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो वो अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो वो सांची का स्तूप जो है इसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अतः विकल्प क्या है? सी सही है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश से सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती स्तूप का आंध्र प्रदेश में। और ये सब आप सभी ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आप सभी को पता होगा किसने, अशोक ने बनवाया था। फिर से यहाँ देखेंगे तो प्रश्न रिपीट हुआ है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो उसे अशोक ने बनवाया था। देखिए ये जो प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। यानी कि सांची का जो स्तूप है इसका प्राचीन नाम भी था। तो इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो काक नाम जो है इसका प्राचीन नाम था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो वो प्राकृत भाषा थी अशोक के शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिपि में है? तो वो हो जाएगा शाहबाज गढ़ी जो है वो खरोष्टी लिपि में हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो वो हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? तो वो जगह जेम्स प्रिंसपे ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो खरोष्टी लिपि में थे ये। वो स्थान जहाँ पाक अशोक लिपि का पता चला तो वो हो जाएगा अनुराधापुर हो जाएगा। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो थी कि दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी? तो वो हो जाएगा खरोष्टी लिपि जो था वो दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी गई? तो वो जगह खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेख का समानांतर किस नाम के उल्लेख से हुआ है? तो वो हो जाएगा धर्मकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो वो जगह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो जगह मास्की जो अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अशोक का रुमनदेई अभिलेख स्तंभ जो संबंधित है किससे संबंधित? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के जन्म से गुजरा शिलालेख जिसमें अशोक का नमोलेख किया गया है कहा जाता है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का दातिया जिले में। अगला प्रश्न है, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो हो जाएगा
भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट घोषित किया है या फिर बताया है। ठीक है, तो यहीं पर हम यहाँ पर रखते हैं इसको घटना चक्र को, और आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक चैनल से आप सभी जुड़े रहिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे, तब तक यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।